नमस्कार, आप देख रहे हैं नोएडा खबर। मैं विनोद शर्मा। नोएडा के अनकहे किस्से इस सीरीज में विभिन्न ऐतिहासिक तथ्यों को आपके सामने रखता हूं। आज की इस कड़ी में हम आपको बताएंगे फोनरवा का इतिहास, कैसे फोनरवा का जन्म हुआ और आज से 22 साल पहले यानी 2001 में फोनरवा का गठन हुआ था। कैसी परिस्थितियों में गठन हुआ, किस तरीके से यह दिमाग में आइडिया आया, इसमें हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं फोनरवा के संस्थापक पीएस जैन जी। मैं पीएस जैन से तमाम विषयों पर बात करूंगा। पीएस जैन साहब नमस्कार। नमस्कार। मैं ये जानना चाहता हूं कि नोएडा के इतिहास में नागरिक अधिकारों की लड़ाई फोनरवा से शुरू हुई। हालांकि औद्योगिक क्षेत्र में यह लड़ाई एनए से शुरू हुई, लेकिन फोनरवा के गठन की जरूरत क्यों पड़ी और कब गठन हुआ, कैसे गठन हुआ, किस परिस्थिति में, और उस समय जो शुरुआती दौर के कौन कौन मेंबर थे, हमारे दर्शकों को बताइए जी। विनोद जी, उस समय 2001 में मैं सेक्टर 27 के आरडब्ल्यूए का जनरल सेक्रेटरी था और हम प्राधिकरण में सेक्टर के विकास के कामों के लिए जाते थे। तो हमें जो पूरे शहर की कोई प्रॉब्लम होती थी कि पानी की क्वालिटी, ट्रांसपोर्टेशन और आपका बिजली की क्वालिटी, बिजली के बिल जमा करने का प्रोसीजर वगैरह वगैरह, उन सब कुछ समस्याएं आ रही थी। तो ये प्राधिकरण के अंदर एक दिन एक मीटिंग हो रही थी जिसमें सभी सेक्टर के आरडब्ल्यू को बुलाया था। मैं भी गया था क्योंकि मैं अपने सेक्टर का जनरल सेक्रेटरी था। तो वहाँ हमने देखा कि करीब 25-30 आरडब्ल्यू के लोग वहाँ बैठे हुए थे। तो हमारे दिमाग में आया कि क्यों ना इस प्लेटफॉर्म के मतलब का एक संगठन ही बनाया जाए जो शहर की सारी जो बड़ी समस्याएं हैं उन पर काम करें और वो प्रशासन, प्राधिकरण और बिजली विभाग, पुलिस विभाग सबसे कोऑर्डिनेट करें जिससे कि शहर का समुचित विकास हो सके। तो इसी बात को रखकर फिर हमने सोचा कि इनको कैसे जोड़ा जाए, क्योंकि हमारे पास तो सब आरडब्ल्यू के नाम और टेलीफोन नंबर नहीं थे। तो प्राधिकरण की उस बैठक की जो लिस्ट थी जिस पर साइन किए थे, हमने रिक्वेस्ट करके उसकी फोटोकॉपी ली। उसके बाद उन लोगों को मैंने कांटेक्ट किया, टेलीफोन किए। काफी लोगों का अच्छा रेस्पॉन्स आया। कुछ लोग न्यूट्रल थे, उन्होंने कहा कि देखते हैं, बताएंगे। उसके बाद हमने एक मीटिंग पेपर में ऐड दिया जो उस समय लोकल पेपर आता था और उसके में भी कुछ लोगों के रेस्पॉन्स आए। उसके बाद हमने एक मीटिंग 22/4/2001 को 19 सेक्टर के कम्युनिटी सेंटर में आयोजित की, जिसमें करीब 25-30 लोग इकट्ठे हुए और उनसे काफी लंबी डिस्कशन के बाद ये निर्णय लिया गया कि ये बिल्कुल सही कार्य है और एक पूरे सेक्टर का तो विकास आरडब्ल्यू कर लेती है, लेकिन पूरे शहर की जो मेन प्रॉब्लम्स है उसमें आरडब्ल्यू कुछ नहीं कर पाती या कहो कि उनकी अलग अलग विचारधारा होने की वजह से प्रशासन या प्राधिकरण उन पर इतना गौर नहीं कर रहा था। तो सबकी सहमति बनी कि हाँ, इस तरह की एक फेडरेशन या एक संगठन का गठन किया जाए। फिर समस्या आई कि इसका बायलॉज क्या हो। उसके लिए 7 आदमियों की कमेटी बनी और उसमें बायलॉज पर 3-4-5 मीटिंग हुई है, उसकी ड्राफ्टिंग हुई और अल्टीमेटली हमने 3/6/2001 को मीटिंग करके उस बायलॉज को पास किया और उसी दिन कमेटी का गठन करने का विचार आया। तो जो कमेटी का गठन करने का विचार आया, क्योंकि इनिशिएट मेरे द्वारा लिया गया था। हालांकि बिना सहयोग के कुछ नहीं होता है, उसमें सभी लोगों का पूरा सहयोग था। मैं सभी का आभारी हूँ कि जिन्होंने उस संगठन को खड़ा करने में सहयोग दिया। तो फिर ये हुआ कि भाई कमेटी का गठन किया गया। तो सब लोगों ने कहा कि जनता आपको कौन सा पद चाहिए। मैंने सोचा कि यार सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी ज्यादा काम करता है और वो ही संस्था को मेन रूप से चलाने के लिए प्रयास ज्यादा करता है, तो इसलिए मैंने खुद ऑप्ट किया कि मैं सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी बनूंगा। इस पर हमारे संस्था के 2 सदस्य
जिसमें प्यारेलाल जी सेक्टर 22 से थे। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी तो सभी सेक्टरों में, तो फेडरेशन का जनरल सेक्रेटरी थोड़ा अलग होना चाहिए, इसका नाम बदल कर सेक्रेटरी जनरल कर दिया जाए। तो ये बात ठीक हुई। उसके अलावा छोटे मोटे और संशोधन की बात हुई, तो वो सब संशोधन बैठक में स्वीकार कर लिए गए। और उस समय हमारी बैठक की, पहली बैठक की अध्यक्षता वीडी वर्मा जी थे, वो कर रहे थे। तो वो स्वीकार हो गए, तो अमेंडमेंट तो एक्सेप्टेड हो गए। तो उसके बाद वहाँ कमेटी का गठन किया गया। जैसे मैंने बताया कि सबने कहा कि जैसा आप बताओ आपको क्या चाहिए, तो मैंने ऑप्ट किया कि मुझे जनरल सेक्रेटरी का चाहिए। तो फिर मुझे अमेंडमेंट के हिसाब से सेक्रेटरी जनरल बना दिया गया। और फिर बात अध्यक्ष पद पाई, तो मैंने ही स्वयं प्रस्ताव किया कि सुशील अग्रवाल जी एक हमारे शहर के सम्मानित व्यक्ति हैं, हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, अनुभवी हैं, तो उनको ही अध्यक्ष बना दिया जाए, जबकि उनकी सहमति पहले से मुझे मिल चुकी थी। तो मैंने उनके नाम का प्रस्ताव किया। तो क्योंकि प्रस्ताव रखा गया तो सब लोगों ने उसे स्वीकार कर लिया और उस तरह सुशील अग्रवाल जी अध्यक्ष बन गए। फिर हमने मीटिंग में प्रस्ताव रखा कि जो लोग स्वेच्छा से काम करने में इच्छुक है वो अपना नाम दें और उनको मिलाकर एक कमेटी का गठन कर लिया जाएगा। उन लोगों ने अपने अपने नाम दिए, उनके आधार पर कमेटी का गठन किया गया। तो उस मीटिंग में सुशील अग्रवाल को अध्यक्ष, मुझे A.K. पवार जी को सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, मनीष शर्मा, वीरेंद्र शुक्ला, आर्य लवानिया और एक विद्युषा गुआ वो वाइस प्रेसिडेंट, वीडी वर्मा सेक्रेटरी लीगल, आरपी खोसला सेक्रेटरी और श्रीमती अरुणा अरोड़ा, D.K. चौहान, गिरजा सिंह और V.K. गुप्ता को ज्वाइंट सेक्रेटरी और S.K. कंसल को ट्रेजरर व ध्रुव अग्रवाल को ज्वाइंट ट्रेजरर कमेटी में वहाँ मीटिंग में फाइनल हुए। और बाद में ये था कि और लोगों के नाम इसमें जोड़ दिए जाएंगे, जो बाद में आवश्यकता अनुसार जोड़े गए। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि जब आपने ये फोनराव का गठन कर लिया, तो जो कोर इशू थे नोएडा के उस समय के, उन कोर इशू को नोएडा प्राधिकरण के सामने रखने से पहले आपने क्या होमवर्क किया था? किस किस तरह का होमवर्क किया? हमने काफी अच्छा होमवर्क इसलिए किया था कि हमारे साथ में सभी विभाग के एक्सपर्ट लोग थे। जैसे बिजली में एक मिस्टर बेग साहब थे, उनका, और एक रेगुलेटरी कमीशन के रिटायर्ड चेयरमैन रहे थे, उनका सहयोग लिया। जल निगम पे पानी के संबंध में S.K. कंसल का सहयोग लिया गया और रोड ट्रांसपोर्ट और सड़क का, उसके लिए CRRI के हमारे यहाँ कुछ लोग थे जो उनका सजेशन लिया गया और उन लोगों से ही अलग अलग इसकी रिपोर्ट बनवाई गई, जो हमने प्राधिकरण में तत्कालीन अधिकारियों के सम्मुख प्रस्तुत की और उन पर कार्रवाई कराई। जहाँ तक मूल समस्याएं थी वो ये थी कि पूरे शहर में पानी पीने का साफ नहीं आ रहा था और क्वांटिटी बहुत कम थी। हाँ। एक उस प्रकार किया, एक सड़कों की क्वालिटी बिल्कुल बेकार थी, उस पर हमने सुझाव देते के उसको ठीक कराई। और बिजली के उस समय बिल जमा करने का प्रोसीजर आया था कंप्यूटराइज होने के बाद, तो उसमें समय बहुत कम दे रहे थे वो, तो लोगों को बड़ी दिक्कत आ रही थी। तो उस संबंध में भी बातचीत की गई थी जी। और कोई लोकल ट्रांसपोर्ट सिस्टम या बाहर जाने के लिए नोएडा से ट्रांसपोर्ट की अवेलेबिलिटी कम थी, उस पर भी विचार किया गया। और जो समस्याएं थी इन्वायरमेंट पे भी उस समय चर्चाएं चली थी, इन्वायरमेंट का भी ठीक करने पर विचार किया गया था। हॉर्टिकल्चर, पार्क डेवलपमेंट, बच्चों के खेलने के स्थान। मैं तत्कालीन प्राधिकरण के अधिकारियों का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उन्होंने उन सभी सुझावों को बड़ी अध्ययन ध्यान से किया और उन पर तुरंत कार्रवाई करते हुए आदेश दिए और बहुत कम समय में काफी चीजों में उल्लेखनीय सुधार हुआ, जिससे हमारे शहर के नागरिकों को बहुत अच्छी सुविधाएं मिली। बाद में जैसे जैसे अधिकारी बदलते गए वैसे वैसे आवश्यकताएं बदलती गई, वैसे वैसे उसी हिसाब से काम नए नए बताते गए और प्राधिकरण करता रहा।
मैं आपको बता दूं कि बीच में पहले यहाँ नोएडा में मेट्रो का भी फाइल चली थी, फिर बीच में रुक गई थी। हमने प्राधिकरण के अधिकारियों से रिक्वेस्ट की कि ये बहुत अच्छा काम है आपका प्रयास, इसको थोड़ा तेजी लाई जाए। तो तत्कालीन प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा उस पर तेजी लाने के लिए प्रयास किए गए और ये उसका कारण है कि आज नोएडा में मेट्रो का एक जानता बन गया है और अब तो ये ग्रेटर नोएडा और एरिया में भी चली गई है। इसका पूरा श्रेय मैं सिर्फ प्राधिकरण के उन अधिकारियों को देना चाहूंगा जो उस समय यहाँ कार्यरत थे और उन्होंने उस पर इनिशिएट लिया और इस काम को किया। एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है कि जो इस तरह के जो फेडरेशन के रजिस्ट्रेशन कम होते थे, तो आपकी फोनरवा का रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया हुई, कितनी कसरत करनी पड़ी आपको? 1 साल हमें पूरी इस काम के लिए कसरत करनी पड़ी। 2001 से 2002 तक हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, जिसके लिए हम कई बार मेरठ गए और लखनऊ रजिस्ट्रार के ऑफिस तक गए और सभी लोग ये कहते रहे कि संविधान में कहीं भी कन्फेडरेशन के रजिस्ट्रेशन का प्रावधान जो ये सोसाइटी एक्ट है उसके में नहीं है। तो एक दिन हमारी एक मुलाकात उत्तर प्रदेश सरकार के एक अधिकारी से हुई जो काफी अच्छे सक्षम अधिकारी थे। अब उनका नाम लेना तो ठीक नहीं है। उन्होंने तुरंत उस बात को समझा और समझकर उसका कहा कि ये होना चाहिए, मैं आपकी मदद करूंगा। और उन्होंने रजिस्ट्रार लखनऊ से भी उस संबंध में वार्ता की और वहाँ उन्होंने अपनी भाषा में जो भी सरकारी होती है उन्होंने उनसे जो भी कहा, तो उसके बाद वहाँ मेरठ रजिस्ट्रार ऑफिस में, डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफिस में हलचल हुई और वहाँ के अधिकारी मेरे पास आए कि जी आप कुछ बैक डेट के हमें एक आधा लेटर दे दो, हमें ऊपर से आदेश है कि हमें आपका रजिस्ट्रेशन करना है और जिससे कि ये टाइम गैप ज़्यादा ना दिखाई दे, क्योंकि एप्लीकेशन तुम्हारी काफ़ी पुरानी हो गई है, तो हम उसको फिलअप कर लगे और आप बोलते। तो हमारा उद्देश्य तो सीधा था कि हमारी संस्था का रजिस्ट्रेशन हो जाए। हमने उनको तुरंत लेटर बना के दे दिया और उसके कुछ ही दिनों के बाद हमारा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हमें मिल गया। उसका एक फायदा सबसे बड़ा ये हुआ कि पूरे उत्तर प्रदेश में अनेक प्रकार की फेडरेशन, गन्ने की, ज्वेलर्स की, मार्केटिंग की, इसकी जो भी संस्थाएं की एप्लीकेशन पेंडिंग थी, उसके बाद मैं समझता हूँ सबको फायदा हुआ। अच्छी बात है, सबको फायदा होना ही चाहिए और काफी फेडरेशनों का रजिस्ट्रेशन उसके बाद शुरू हो गया, क्योंकि शायद मैं कह सकता हूँ कि हमारी फेडरेशन पहली थी जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ और मेरा ये सौभाग्य भी है कहने में, मुझे कोई हिचक नहीं है कि पूरे शहर की सबसे पहली फेडरेशन शायद जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है वो नोएडा की ही थी जो हमारे द्वारा बनाई गई। हम बाद में कन्फेडरेशन ऑफ एनसीआर के रूप में एनसीआर से भी जुड़े और इंडिया की संस्थाओं से भी जुड़े। सब जगह से हमें पता लगा कि सबके रजिस्ट्रेशन गठन 2001 के बाद किया। अच्छा, तो हमें इस बात की खुशी हुई कि हमने पहल की और अच्छी बात है। अगर कोई हमसे पहले की भी है तो हमें सम्मान है, वो हमें बताए कि हमारी इस तारीख की है, सर्टिफिकेट की कॉपी थे, हम मान लेंगे कि वो हमसे पहले की, इसमें हमारा क्या बिगड़ रहा है। अच्छी बात है वो हमसे पहले की हो, लेकिन जितनी हमारी जानकारी है उसमें 2001 में जो नोएडा की फेडरेशन का गठन हुआ जो पूरे शहर को कवर करती थी। फेडरेशन तो बहुत थी जो अलग अलग ब्लॉक को, एरिया को, सोसाइटी को करती थी, लेकिन वो पूरे शहर की नहीं थी। तो पूरे शहर की शायद ये सौभाग्य हमारे नोएडा के लोगों को ही मिला कि नोएडा में पहली फेडरेशन का गठन हुआ। अच्छा, जिस तरीके से फोनरवा का गठन हुआ और आज के डेट में महत्ता फोनरवा की काफ़ी महत्वपूर्ण हो गई है, नागरिक अधिकारों की बात चलती है, तो आप क्या समझते हैं जो उस समय आपने कुछ एजेंडा फिक्स किए होंगे, कुछ ऐसे एजेंडा भी होंगे, कुछ पूरे हुए, कुछ ऐसे जो आज भी अधूरे हैं, तो आपकी नज़र में क्या है ऐसा जो पूरे हुए आपके प्रयासों से और जो आज अधूरे हैं वो कौन से हैं जिनको आप चाहते हैं कि सरकार, प्राधिकरण सब उस पर ध्यान दें? देखो, नागरिक सुविधाओं का हमेशा विकास का स्तर बढ़ने की आवश्यकता रहती है। जहाँ तक मैं कहूँ कि पानी का उस समय विकास हुआ तो आज और ज़्यादा की रिक्वायरमेंट है और हम लोगों के एक्सपेक्टेशन प्राधिकरण से बढ़ गई है कि हमें शुद्ध पानी ही मिले जो टेप से निकालना पी ले।
तो वो प्रयास आज भी चल रहे हैं, हम भी कर रहे हैं और लोग भी, संस्था भी कर रहे हैं। सब संस्थाओं का स्वागत है कि शहर का विकास हो, हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। शहर का विकास हो, कोई भी मिलकर कर रहा है। ऐसी सड़क की बात जहाँ तक मैं कहूँगा तो ये भी ऐसा काम है कि जो कभी एंड नहीं होता। जहाँ तक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात है, वो आज भी आवश्यकता पूरा नहीं है। उसकी आवश्यकता है कि और इसमें सुधार हो कि जो हम एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में आने जाने की व्यवस्था कर सकें। अभी जो हमारे नए सेक्टर है, वहां से हम शहर दूसरे पुराने सेक्टर में, किसी दूसरे सेक्टर में, पास के 2 सेक्टर में भी जाने के लिए कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, जबकि इसमें मूलभूत सुधार किए जाने की आवश्यकता है। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। हर जगह ओला उबर नहीं होती तो लोग पहुंच नहीं पाते। तो कुछ चीजें ऐसी है, जैसे बिजली है, 24 घंटे करते करते आप 24 घंटे में, मैं समझता हूँ कि 23 घंटे बिजली शायद मिल रही है नोएडा। लेकिन अभी भी कोई कमी होती है, खराबी होती है तो स्विच डाउन ले लेते हैं। नहीं लेना चाहिए, उस एरिया का जम्पर डाउन करके और उस काम करना चाहिए। उसकी वजह से पूरे शहर, पूरे सेक्टर की या पूरे ट्रांसफार्मर एरिया की लाइट जाने का औचित्य क्या है। तो ये इस तरह की कुछ चीजें हैं जिनमें सुधार तो देखो हमेशा होता रहेगा। और हमारा प्राधिकरण के सभी अधिकारी बहुत बढ़िया है। और अब तो इस समय ऋतु महेश्वरी जी काम कर रही हैं, उनके काम की तो सभी तारीफ करते हैं, हम भी तारीफ करते हैं कि वो बहुत तेजी से अच्छा काम कर रही हैं। लेकिन देखो इतना बड़ा शहर हो गया, सारी समस्याओं का एक साथ समाधान संभव नहीं है। लेकिन अच्छा हो कि आज जो भी नीति बनाई जाए या जो भी काम हो, उनको शहर के नागरिकों से शहर की आवश्यकताओं पर चर्चा करने के बाद किया जाए तो ज्यादा बेहतर है। बंद कमरे में बैठ के नीति बना के लागू कर देने में शायद उतना रिजल्ट नहीं आ रहा। जैसे कई जगह पार्किंग की बहुत आवश्यकता है, जहाँ जगह भी है वहाँ मल्टी लेवल पार्किंग बनाई जा सकती है, वहाँ नहीं बनाई गई। कुछ ऐसी जगह मल्टी लेवल पार्किंग बना दी गई जहाँ उसका सही या पूरा उपयोग नहीं हो रहा है। दूसरा ये है कि जब ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो जन सुविधा के लिए है, ये निःशुल्क होनी चाहिए। और अगर उसके रखरखाव के लिए हो कि कोई आदमी वहाँ रहे, उसको मेंटेन करे, तो उसके चार्जेस बहुत मिनिमाइज होने चाहिए। उसका पीछे उद्देश्य प्राधिकरण का, किसी का ये नहीं है कि उसको कमाई हो। उसका उद्देश्य ये है कि ये सिस्टमेटिक वे में चले और जनता उसका सदुपयोग करे। अगर रेट बहुत ज्यादा होंगे तो जनता कोशिश करती है कि नीचे खड़ी करके चले जाओ, ऊपर क्यों जाऊंगा, या मैं दूसरी जगह पार्किंग कर लूं। तो ये सब चीजें ऐसी हैं कि अगर इन पर पब्लिक से भी एक चर्चा करी जाए, या मैं ये कहूँ कि एक ऐसा पब्लिक में से, संस्थाओं में से, सभी संस्थाओं को मिला के, मैं ये नहीं कहता कि मैं ही कॉम्पिटेंट हूँ, हमारी सभी संस्था के लोग कॉम्पिटेंट है। हर संस्था से एक एक 2-2 आदमी लेके एक गठन सा किया जाए कमेटी का, और जो भी चीज हो उस पर चर्चा कर ली जाए। निर्णय तो प्राधिकरण पे लेना है, तो सुझाव लेने में मैं नहीं समझता कि कोई दिक्कत है। सुझाव लेना तो अच्छी बात है, और हो सकता है कि अच्छा सुझाव मिल जाए। अभी जैसे मैंने पिछले दिनों पेपर में पढ़ा था कि रोडवेज बस अड्डा बन गया, लेकिन मैं अभी उधर से निकल रहा था तो बसें अभी भी पुराने 35 सेक्टर से चल रही है। तो कोई ना कोई तो कारण रहा होगा कि वो बस अड्डा वो काम में नहीं आ रहा, जबकि सरकार ने इतना पैसा खर्च कर दिया। कोई तो कमी रही होगी, या प्लानिंग की कमी है, या इम्प्लीमेंटेशन की कमी है, कुछ ना कुछ तो है। तो ये सब चीजें अगर चर्चाएं हो तो कुछ सही, इसका मैं समझता हूँ कि कुछ बेटर ही होगा, कुछ खराब नहीं होगा। जैसा एक बड़ा गंभीर सवाल है, और वो सवाल सबके लिए है कि हमारा नोएडा यमुना और हिंडन के बीच में बना है और वाटर लेवल यहाँ लगातार गिरता जा रहा है। इस संबंध में आप लोगों ने पहले भी शायद प्रयास किया हो फोनरवा के जरिए, कॉनरवा के जरिए, तो इस बारे में आप क्या कहना है? देखो, ये संबंध में कई तरह की प्रॉब्लम है। जैसे कि यमुना के किनारे हाई राइज बिल्डिंग, बहुत हाई राइज बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ की जमीन दलदल है। हमने प्राधिकरण में उस समय बातचीत की थी तो उन्होंने बताया कि ये आजकल टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, हम पाइलिंग सिस्टम पर बिल्डिंग को बनवाते हैं, और वो बिल्डिंग पाइलिंग पर होती है तो उसका फर्क नहीं पड़ता है। मैं मानता हूँ नहीं पड़ता है, वो टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया है,
आई एग्री, हमारे इंजीनियर बहुत इंटेलिजेंट है, आई एग्री, लेकिन मेरा फिर भी मानना यह है कि समय के अनुरूप और जगह और परिस्थिति के अनुसार अगर वहाँ 30 मंजिल की बिल्डिंग की जगह 15 मंजिल की ही बिल्डिंग बनाई जाए तो क्या दिक्कत है, अगर ऐसी स्थिति है। क्योंकि आज जितनी हाई राइज बिल्डिंग नोएडा में बनी है, जबकि नोएडा प्राधिकरण ने हाई राइज प्लेटफॉर्म ले लिया है, फिर भी हम टॉप लेवल तक पहुंचने में असमर्थ हैं। भगवान ना करे कोई दुर्घटना हो जाए तो क्या हमारा प्रशासन या प्राधिकरण इस लायक अपने को सक्षम मानता है कि वो ऊपर सबसे ऊपर के फ्लोर पर रहने वाले व्यक्ति की भी मदद कर पाएगा? आई डाउट। इस संबंध में फिर मैं थोड़ा सा फेडरेशन से हटकर चला हूँ। हमने कन्फेडरेशन की मीटिंग डायरेक्टर जनरल नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट से की और ये मुद्दा वहाँ काफी लंबा डिस्कशन हुआ कोलवा के प्लेटफॉर्म पे, और वहाँ से सभी स्टेट गवर्नमेंट को लेटर गए थे कि भाई हाई राइज प्लेटफॉर्म हो, और हुए भी हैं। अब मैं नहीं कहता कि उसका क्रेडिट किसको जाना चाहिए, सब जगह भी आए हैं। उस समय सिर्फ दिल्ली में ही एक 20, 22, 25 मंजिल का हाई राइज प्लेटफॉर्म था, बाकी पूरे एनसीआर में कहीं नहीं था। तो कोई भी योजना बनाने के लिए वो देखना चाहिए। जहाँ तक फ्लोर की बात है, हम हमेशा लिखते रहे हैं कि जो एक बार प्लानिंग में फ्लोर सैंक्शन हो गए, फ्लोर बेचना नहीं चाहिए। फ्लोर बेच कर बिल्डिंग के ऊपर फ्लोर बढ़ाने नहीं चाहिए। उसका कारण है कि उससे डेंसिटी बढ़ती है, और जितना भी तुमने इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया है वो पुरानी डेंसिटी के आधार पर किया है। ना तो निकलने के लिए उतनी चौड़ी सड़कें हैं, ना ही सीवर का उतना बड़ा व्यवस्था है, ना ही पीने के पानी की उतनी अभी हमारे पास अवेलेबिलिटी है। आज भी हम पूरे नोएडा को पानी पिलाने की स्थिति में सही मायने में नहीं है। हम अपनी प्लानिंग के आधार पर कहीं 2 घंटे कम, कहीं ज्यादा, कहीं खराब हो जाती है। इसमें ट्वेल के पानी को फिल्टर, कम से कम फिल्टर तो कर ले, ट्रीटमेंट कर ले, छोटा मोटा पानी की क्वालिटी में सुधार हो सकता है। अब प्राधिकरण प्रयास कर रहा है। अब वो कह रहे हैं कि जब रेन्यूअल बना रहे हैं, एग्रीड। मैं कहता हूँ रेन्यूअल अबेंडेंट क्यों हुए? उसका कारण है कि उसकी मेंटेनेंस नहीं हुई। अगर समय से उनके फिल्टर चेंज होते हैं, उनकी मेंटेनेंस होती और जो भी तकनीकी तरीके से होनी है, तो ये रेन्यूअल चलते रहते, कहाँ जा रहे थे? नए नहीं बनाने पड़ते, नई कॉस्ट नहीं आती, लागत कम आती, बीच में पब्लिक को पानी की दिक्कत नहीं होती। अब साल में 2 बार तो गंगा वाटर बंद हो जाता है, उस समय तो हम टोटली ग्राउंड वाटर पर डिपेंड है। बिल्कुल। तो उस समय ट्रीटमेंट कोई है नहीं, तो हम क्या करें? ठीक है, हमारा प्रयास है कि हम प्राधिकरण से मांग करते रहे, उनसे रिक्वेस्ट करते रहे, अपने सुझाव देते रहे। काम करना, प्रयास करना, दोनों में अंतर है जी। हम तो सिर्फ प्रयास कर सकते हैं, काम तो प्राधिकरण को या प्रशासन को ही करना है। बिल्कुल। आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की, और फोनरवा का गठन कैसे हुआ ये दिलचस्प किस्सा हमारे दर्शकों को बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जैन साहब। नमस्कार। रहे थे PS जैन साहब को साथ हमारी हुई चर्चा कि कैसे नोएडा शहर में नागरिक अधिकारों के लिए एक संस्था फोनरवा का गठन हुआ, और किस तरह की परिस्थितियों के कारण उसके रजिस्ट्रेशन में पूरा 1 साल लगा। कैसे फोनरवा ने धीरे धीरे नोएडा शहर में एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में उपलब्धि हासिल की, और भी ऐसे अनकहे किस्से नोएडा खबर आपके लिए लाएगा अगली सीरीज में। मिलेंगे फिर नए शख्स के साथ। नमस्कार।